नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, शायद थोड़े डरावने विषय पर भी बात कर रहे हैं। जलवायु इंजीनियरिंग। क्या हम सच में पृथ्वी की जलवायु को एक तरह से हैक कर सकते हैं? हैक करना, हाँ, ये शब्द आजकल काफी चल रहा है। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कुछ हालिया शोध और लेख हैं जिनसे हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मूल आइडिया यही है ना, कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसें तापमान बढ़ा रही हैं, क्या हम जानबूझकर बड़े पैमाने पर पृथ्वी के सिस्टम में दखल देकर इस वार्मिंग को रोक सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब तापमान बढ़ रहा है तो क्या हम कुछ ऐसा करें जिससे वो कम हो जाए, भले ही वो तरीका प्राकृतिक न हो। और हमारे स्रोतों के हिसाब से आज की तारीख मतलब 19 मई 2025 तक ये सब ज्यादातर रिसर्च स्टेज में ही है। सही कहा, बड़े पैमाने पर कहीं लागू नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक चुनौतियां तो हैं ही, पर साथ में नैतिक और कैसे कहें गवर्नेंस, यानी कौन इसे कंट्रोल करेगा, यह सब बड़े सवाल हैं। तो चलिए इन्हीं सब परतों को खोलते हैं। आपने कहा दो मुख्य कैटेगरी हैं। हाँ, मोटे तौर पर दो। एक है कार्बन डाइऑक्साइड हटाना, जिसे सीडीआर कहते हैं, सीडीआर, ठीक है। और दूसरा है सौर विकिरण प्रबंधन, यानी एसआरएम। दोनों के लक्ष्य भले ही तापमान कम करना हो, पर तरीके बहुत बहुत अलग हैं। तो पहले सीडीआर को समझते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? जैसा नाम से लगता है, CO2 हटाना। हाँ, सीधा लक्ष्य है। हवा में जो एक्स्ट्रा CO2 है उसे कम करना। इसके कई तरीके हैं। कुछ तो हैं तकनीकी, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें लगाना जो सीधे हवा से CO2 सोख लें, डायरेक्ट एयर कैप्चर या DAC। अच्छा, DAC। या फिर बायोमास जलाकर उससे निकली CO2 को पकड़ना, जिसे BECS कहते हैं। और कुछ तरीके हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तेज करते हैं, जैसे पेड़ लगाना। हाँ, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, या फिर बायोचार, एक तरह का चारकोल होता है, उसे मिट्टी में मिलाना ताकि कार्बन वहीं जमा हो जाए। और जमीन पर क्या हो रहा है? मतलब क्या ये तकनीकें वाकई काम कर रही हैं? कुछ स्टार्टअप्स के नाम भी थे शायद। हाँ, काम तो चल रहा है। जैसे स्वीडन की एक कंपनी है प्लानबू, वो बांस और बायोचार का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका में होली ग्रेल नाम की कंपनी है जो छोटी सस्ती डैक यूनिट्स बनाने की बात कर रही है। लेकिन असली चुनौती है स्केल, मतलब हमें अरबों टन CO2 हटानी है। अरबों टन? हाँ, और उसके लिए इन तकनीकों को बहुत सस्ता और बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करने वाला बनाना होगा। अभी ये बहुत महंगी है और इनमें एनर्जी भी बहुत लगती है, तो ये एक बड़ी रुकावट है। ठीक है, तो सीडीआर का फोकस तो CO2 पर है। अब आते हैं एसआरएम पर। ये तो बिल्कुल अलग लगता है। सूरज की गर्मी कम करना, ये कैसे काम करता है? हाँ, एसआरएम का फंडा एकदम अलग है। ये CO2 को कुछ नहीं करता। इसका आइडिया है कि सूरज की जितनी रोशनी पृथ्वी पर आ रही है, उसका कुछ हिस्सा वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाए। जैसे? सोचिए, जैसे कोई बड़ा ज्वालामुखी फटता है, तो उसकी राख हवा में फैलकर कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी को रोक लेती है और तापमान गिर जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। एसआरएम कुछ वैसा ही जानबूझकर करने की कोशिश है। इसके लिए कुछ आइडियाज हैं, जैसे स्ट्रैटोस्फियर, यानी वायुमंडल की ऊपरी परत में सल्फेट जैसे कणों का छिड़काव करना। छिड़काव? हाँ, या फिर समुद्र के ऊपर जो बादल बनते हैं उन्हें और चमकीला बनाना ताकि वो ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करे, या फिर कुछ खास तरह के पतले बादलों, सिरस बादलों को हटाना। ये तो सुनने में बहुत भविष्यवादी लगता है। इसकी क्या स्थिति है? क्या ये हो रहा है? नहीं, एसआरएम ज्यादातर अभी कागजों पर या कंप्यूटर मॉडलिंग में ही है। छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट शायद हुए हों, पर बड़े पैमाने पर कुछ नहीं, क्योंकि इसके साथ जुड़े रिस्क और अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। रिस्क? कैसे रिस्क? जैसे बारिश का पैटर्न बदल सकता है, कहीं सूखा पड़ सकता है, कहीं बाढ़ आ सकती है। मतलब एक जगह ठीक करने के चक्कर में दूसरी जगह गड़बड़ हो सकती है। ये तो गंभीर बात है। हाँ, इसीलिए इस पर रिसर्च तो हो रही है। अमेरिका, यूके जैसे देश पैसा भी लगा रहे हैं। अमेरिका में NOAA का करीब $11 मिलियन का सालाना बजट है इसके लिए। अच्छा खासा बजट है। हाँ, पर दूसरी तरफ जर्मनी जैसे देश हैं जिन्होंने इसे साफ मना कर दिया है। और अभी हाल ही में UNEA 6 की बैठक में ग्लोबल साउथ के कई देशों ने इसका विरोध किया, तो इस पे कोई प्रस्ताव भी पास नहीं हो पाया। तो फिर असली सवाल, क्या हम ये कर सकते हैं? मतलब इन तकनीकों से जलवायु को हैक करना तकनीकी रूप से कितना संभव लगता है? देखिए, CDR की कुछ तकनीकें काम तो कर रही हैं जैसा हमने कहा, पर उन्हें उस स्केल पर लाना कि वो वाकई फर्क डाल सके, वो अभी बहुत दूर की कौड़ी लगता है। अरबों टन CO2 हटाना कोई मजाक नहीं है। सही। और SRM
वो थियरी में तो शायद ग्रह को कुछ महीनों में ही ठंडा कर सकता है, लेकिन वो CO2 की समस्या को या समुद्रों के अम्लीकरण को तो ठीक नहीं करेगा। हाँ, वो तो जड़ पर काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इसका असल दुनिया में कभी टेस्ट हुआ ही नहीं है, तो इसके क्या नतीजे होंगे कोई नहीं जानता। अगर मान लें ये संभव हो भी जाए तो फायदे क्या दिखते हैं? फायदा CDR का तो साफ है, वो समस्या की जड़ यानी CO2 पर काम करता है। SRM के फायदा शायद ये हो सकता है कि वो बहुत तेजी से तापमान बढ़ने से रोक सकता है, जैसे कोई इमरजेंसी ब्रेक। शायद बर्फीली चोटियों को पिघलने से बचाने या भीषण गर्मी की लहरों को कम करने में कुछ वक्त मिल जाए। एक तरह का फर्स्ट एड। हाँ, कुछ वैसा ही। शायद ये दोनों तरीके उत्सर्जन कम करने और बदलते मौसम के हिसाब से ढलने के हमारे जो मुख्य प्रयास हैं, उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उन्हें सप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो रिस्क वाली बात, हाँ, वो मुझे ज्यादा परेशान कर रही है। और करनी भी चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत बड़े हैं। CDR से समुद्री जीवन पर असर पड़ सकता है या जमीन के इस्तेमाल को लेकर नए झगड़े शुरू हो सकते हैं। और SRM के रिस्क तो और भी बड़े हैं। जैसा मैंने कहा, बारिश का पैटर्न बदलना, मानसून पर असर, सूखा, और एक बहुत बड़ा डर है टर्मिनेशन शॉक। टर्मिनेशन शॉक वो क्या है? मतलब अगर किसी वजह से RSM को अचानक बंद करना पड़े, मान लीजिए कोई तकनीकी खराबी आ गई या देशों में लड़ाई हो गई, तो जो तापमान अब तक दबा हुआ था वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। अबरे, ये तो वाकई डरावना है। और फिर वो नैतिक सवाल भी तो हैं जिनका आपने शुरू में जिक्र किया था। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल, फैसला कौन लेगा? क्या अमेरिका तय करेगा कि पूरी दुनिया के ऊपर कणों का छिड़काव हो, या चीन, या भारत? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इसका कोई ग्लोबल सिस्टम, कोई नियम कानून नहीं है अभी। और एक चिंता मॉरल हैजर्ड की भी है। मॉरल हैजर्ड मतलब ये कि कहीं इन तकनीकों के भरोसे हम ये ना सोचने लगे कि अब हमें CO2 उत्सर्जन कम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कि चलो उधर उत्सर्जन करते रहो, इधर हम तापमान ठीक कर लेंगे। अच्छा, हाँ, ये भी एक खतरा है। उत्सर्जन कम करने के प्रयासों से ध्यान हट सकता है। बिल्कुल। और जैसा UNEA6 में दिखा, बहुत सारे देशों में, खासकर ग्लोबल साउथ में, इसे लेकर गहरा शक और विरोध है। लोगों का भरोसा जीतना भी एक बड़ी चुनौती है। तो आगे क्या? भविष्य में क्या उम्मीद करें? किस दिशा में काम होता दिख रहा है? भविष्य अभी तो अनिश्चित ही लगता है। ज्यादा जोर रिसर्च और डेवलपमेंट पर ही रहेगा। CDR को सस्ता और असरदार कैसे बनाएं, SRM के जोखिमों को और बेहतर तरीके से कैसे समझें, और साथ ही पारदर्शी गवर्नेंस सिस्टम बनाने की जरूरत होगी। सब लोगों की भागीदारी से चर्चा हो। एक साइंस लेख भी यही सुझाव दे रहा था। लेकिन सबसे अहम बात जो इन सारे स्रोतों से निकल कर आती है, वो ये है कि इसे उत्सर्जन कम करने का विकल्प तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता। हाँ, ये एक सहायक भूमिका निभा सकता है, विकल्प नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक सहायक भूमिका। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की तारीख 19 मई 2025 के हिसाब से देखें, तो जलवायु इंजीनियरिंग भले ही सैद्धांतिक रूप से जलवायु को हैक करने का रास्ता दिखाती हो, पर हकीकत में ये तकनीकें अभी बहुत शुरुआती प्रयोगात्मक दौर में हैं। तकनीकी दिक्कतें, पर्यावरण के खतरे, नैतिक सवाल और सबसे बड़ी बात वैश्विक सहमति की कमी, ये सब इसे बड़े पैमाने पर अपनाने से रोक रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में शायद एक टूल बन सके भविष्य में, लेकिन ये हमारी मुख्य जिम्मेदारियों उत्सर्जन घटाने और अनुकूलन की जगह कभी नहीं ले सकता। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि जलवायु इंजीनियरिंग विज्ञान, नीति, नैतिकता सबका एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाता है। मान लीजिए भविष्य में इंसान ये ताकत हासिल कर लेता है कि वो पृथ्वी की जलवायु को कंट्रोल कर सके, तो ये कौन तय करेगा कि इस बेमिसाल ताकत का इस्तेमाल कब, कैसे और किसके फायदे के लिए किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद तकनीक खोजने से भी ज्यादा मुश्किल होगा।